नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। तो जैसा कि आपको पता है, हम मैथमेटिक्स क्लास 10th एनसीईआरटी का फुल कोर्स कवर करने वाले हैं। ओके, तो हम पहुंच गए हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, चैप्टर 1 और 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के साथ ही साथ हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है, मिस हो गया है किसी वजह से, तो उसे जरूर आप देख लीजिए। ठीक है, मैंने अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज को बारीकी से समझाया हुआ है। ठीक है, और प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कोई ऐसे वैसा क्वेश्चन नहीं है, वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो उसे जरूर चेकआउट करिए। ओके, तो बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसके कंटेंट को देख लेते हैं। मतलब कि हम चैप्टर 3 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक। ओके, टॉपिक ऑफ कंटेंट क्या क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। ठीक है, आप बुक उठाकर देख लेना, हर चैप्टर के स्टार्ट में आपको इंट्रोडक्शन जरूर मिलेगा। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस टॉपिक को कवर करेंगे। फिर एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसके 2 मेथड है, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। ओके, ये दोनों मेथड को 1 by 1 मैं समझाने वाली हूँ इस चैप्टर में। और लास्ट में आपका समरी, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा और हर चैप्टर के लास्ट में समरी पार्ट मिलेगा। ठीक है, और बीच में सारे आपके ये कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले, एक्सरसाइज वगैरह वगैरह रहेंगे। ठीक, तो स्टार्ट हम करते हैं आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन पार्ट से। ओके, चलो इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन करना है? चैप्टर का। तो सबसे पहले मैं नाम लिखती हूँ। किसका नाम? मेरा या आपका? मैं चैप्टर का नाम लिखने वाली हूँ। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये है हमारे चैप्टर का नाम। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट ही करते हैं चैप्टर के नेम से। उस चैप्टर के नाम में ही बहुत कुछ छिपा होता है। ठीक है, अगर आप एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअली। ओके, तो चलो पेयर ऑफ, पेयर, पेयर का मतलब जानेंगे, ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 1 by 1 सभी पार्ट को जानते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है? क्या होता है लीनियर इक्वेशन? देखो, पिछले चैप्टर क्या था? पॉलिनोमियल्स था। ठीक है, पिछले चैप्टर, चैप्टर 2 का नाम था हमारा पॉलिनोमियल्स। उसमें हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, जिसका जनरल फॉर्म था ऐसे, कुछ ऐसे था, ax प्लस बी। ठीक है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री क्या है? 1 है वेरिएबल की। हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको? 1। यहाँ पे फिर से मैं बता दूं, वेरिएबल है हमारा, यहाँ पे वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स एंड कोफिशिएंट क्या है? वो a इज इक्वल टू क्या है हमारा?
कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। ओके, a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है। x क्या है? वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। एंड b इज अ कांस्टेंट टर्म। b एक कांस्टेंट है, ठीक, जहां a और b आपका दोनों बिलोंग करेंगे किसमें? रियल नंबर में, रियल नंबर में। और a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं है। अगर a 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और सिर्फ कांस्टेंट मिलेगा हमें। ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा तब, सॉरी, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये तो था बात लीनियर पॉलिनोमियल का। मैंने ऐसा क्यों बताया अभी बताती हूँ। ax प्लस बी यही है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1। और इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है, अगर हम ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 कर दें तो ये हो गया हमारा क्या? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इक्वल टू 0 का मतलब हो गया वो इक्वेशन चेंज हो गया। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, अब ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। ठीक, बात समझ में आ गई। अब इसी तरह के बहुत सारे लीनियर इक्वेशन हो सकते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बट ये इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, जैसे 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, 3s प्लस t इज इक्वल टू 0, प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है, ये सारे ये कांस्टेंट टर्म रहेगा। सॉरी, ये जो है ना, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म रहेगा। कुछ भी कांस्टेंट, 1 2 मान सकते हो, 4 मान सकते हो। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल किसमें है? x वेरिएबल में। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल किसमें है? a में, a वेरिएबल में। ये लीनियर पॉलिनोमियल, सॉरी, लीनियर इक्वेशन किसमें है? s वेरिएबल में। और ये हमारा लीनियर इक्वेशन है कौन से वेरिएबल में? u वेरिएबल में, क्योंकि u की भी यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, s की भी हाईएस्ट पावर 1 है, a की भी हाईएस्ट पावर 1 है, x की भी हाईएस्ट पावर 1 है। और ये सभी एक स्ट्रेट लाइन शो करेंगे। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाए तो बात यहाँ लीनियर इक्वेशन की हो रही है, लेकिन 2 वेरिएबल्स। बात समझ में आई? यहाँ पे हमें कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? 1 वेरिएबल्स। चलो नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। देखो, जैसे कि ax प्लस बी, यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल बताओ कितना है? नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे? 1। कौन है? x ही है वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है। ओके, और हमें बात 2 वेरिएबल की करनी है इस चैप्टर 3 में। तो 2 वेरिएबल कैसे आएंगे? ऐसे आ सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं? यस, नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 2। कौन कौन है? x, y। ये 2 वेरिएबल है हमारे, यहाँ x है, यहाँ y है, और दोनों वेरिएबल की पावर क्या रहेगी? 1। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा अगर इसका ग्राफ बनाए तो। ठीक है,
तो इसके कुछ एग्जांपल देख लो 2 वेरिएबल्स के, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, 2s प्लस 9t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी s और t, यहाँ क्या है, s और t क्या है, 2 वेरिएबल्स है। s की भी हाईएस्ट पावर 1 है और t की भी। ओके, नेक्स्ट ये भी 2 वेरिएबल्स है। पहला वेरिएबल है u, दूसरा है v। 2 वेरिएबल्स हैं और उन दोनों की पावर क्या है, 1 1। ठीक, और 10 क्या है, कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब, यहां तक समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, यहां तक। ठीक है, अब पेयर ऑफ का मतलब क्या होता है, पेयर जैसे इसका हिंदी होता है युग्म, युग्म बोल सकते हो या जोड़ा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप शूज लेने जाओ मार्केट में, चप्पल, फुटवेयर, तो आप कितनी चप्पल लेके आओगे अपने लिए, सिर्फ अपने लिए 2 होने चाहिए। ये अंडरस्टूड है कि आप पसंद तो वो एक कराएगा क्योंकि कोई चोरी ना कर ले, इसलिए फुटवेयर वाले जो शॉपकीपर होते हैं वो एक चप्पल आपको देखते हैं। ठीक है, जब आपको फाइनली पसंद आ जाता है तो डब्बे में कितने चप्पल आपको देते हैं। मान लीजिए ये आपका लेफ्ट पैर है, ये आपका राइट पैर है, लग रहा है पैर की तरह, तो ठीक है, जो भी, ये आपका हो गया चप्पल। ठीक है, तो आप कितने पेयर देता है वो एग्जाम क्या, शॉपकीपर कितने देता है, ठीक है, 2 जोड़ी चप्पल देता है। ठीक है, ये पता होता है। आप एक चप्पल लेके कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक पैर से तो चलना नहीं है और बाकी बाद में तो देखो, तो ये पता है ये सबको कि युग्म क्या होता है, जोड़ा होता है, जोड़ा जिसका जोड़े के बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो वही होता है जोड़ा। मैं जोड़े की बात कर रही थी सिर्फ। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो यहां तक तो हमको पता चल गया था, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल लाइक ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा पहला लीनियर इक्वेशन। और दूसरा अगर हम लिखें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दोनों तो सेम हो गया ना, क्या डिफरेंस रहा, ये दोनों हमारी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ किसका, लीनियर इक्वेशंस का। तो दोनों तो सेम हो गया, डिफरेंस क्या है दोनों में, 1, इसको a1, इसको a2 कर दो, इसको b1, इसको b2, इसको c1 और इसको c2। ठीक है, पहला इक्वेशन हमारा ये रहा, दूसरा इक्वेशन हमारा ये रहा। इन दोनों को जब हम साथ साथ लिखते हैं, ठीक है, तो वही हमारा हो जाता है क्या, पेयर। जैसे मैंने एग्जांपल के बताया फुटवेयर को लेके। ठीक है, हमारा क्वेश्चन एक लीनियर इक्वेशन से सॉल्व नहीं होने वाला। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 लीनियर इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ही हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे।
जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। यहाँ 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। 3 वेरिएबल होता है, अभी नहीं है कोर्स में, हायर क्लासेस में होंगे। अगर 3 वेरिएबल होता, सपोज दैट ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो वहां पे 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, ये बात बस छोटा छोटा जान लो, बाकी क्वेश्चन तो बाद में होते रहेंगे। तो यहाँ पे 2 है हमारे वेरिएबल्स, तो 2 इक्वेशन भी होने चाहिए। 2 इक्वेशन हो गए। अब क्या करना है, यहीं से हम x और y का मान निकालेंगे दोनों तरीके से, ग्राफ मेथड से भी, ग्राफ पर प्लॉट करके भी, और एक हमारा है अलजेब्रिकल मेथड। अलजेब्रिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे, मीन्स कॉपी पेन पे और ग्राफ पे। ठीक है, ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के थ्रू। ठीक है, तो दोनों से हम हल निकालेंगे। पेयरिंग की बात कर दी मैंने कि पेयर मीन्स जोड़ा। अब जोड़ा का भी कंडीशन, ऐसा नहीं है। अब मान लो अगर आप शॉप पे जाओ, ठीक है, आप लेने जा रहे हो हवाई चप्पल, सपोज दैट, ठीक है, तो क्या एक हवाई चप्पल लेफ्ट पैर का दे दे और दूसरे पैर के लिए आपको एक सैंडल दे दे, ठीक है, तो चलेगा? चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा। अगर आपने एक पैर में, एक लेफ्ट पैर में जिस कंपनी का, जिस कलर का शूज पहना है, दूसरे में भी वो ना रहे, कोई दूसरे ही कलर का शूज रहे, तो चलेगा? नहीं चलने वाला। ठीक है, सेम सेम होना चाहिए, लुक लाइक सेम, बस उसका मतलब लेफ्ट का लेफ्ट में होना चाहिए पैर और राइट का राइट में। तो वैसे ही इक्वेशन में कैसे पता करेंगे कि ये लेफ्ट है या राइट है? देखो मैं बता रही, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, कैसे पता करेंगे? मान लो एक इक्वेशन मैंने लिया इस तरह, ये लीनियर इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन मैंने ले लिया ऐसा, क्या ये पेयर हो सकता है? ये लाइक हमारा हवाई चप्पल है और ये हमारा सैंडल है, एक तरह से आप कह सकते हो। क्या इन दोनों की पेयरिंग होगी? क्या इन दोनों का जोड़ा अच्छा लगेगा आपको? नहीं, नहीं ना, नहीं, ये पेयरिंग सही नहीं है, गलत पेयरिंग है। पेयरिंग होनी चाहिए तो वेरिएबल सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर, चलो ए नहीं, कुछ और लेते हैं, नंबर लेते हैं, 3x प्लस 2y प्लस 10, सपोज दैट 0 है, तो दूसरा जो इक्वेशन होना चाहिए हमारा, वो भी कौन से वेरिएबल में होना चाहिए? x और y के ही। ठीक है, कोई तीसरा वेरिएबल हम नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं लेकिन उसकी पेयरिंग नहीं कह सकते, उसको हम पेयर नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? जैसे कि x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ये यहां भी वेरिएबल x है, यहां भी वेरिएबल x है, यहां भी वेरिएबल y है, यहां भी वेरिएबल y है, और कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल देखना है बस, कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों पेयरिंग है, यस, ये हमारी पेयरिंग है, सही पेयरिंग है। ठीक उसी तरह जैसे कि क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा? यस। क्यों? क्योंकि यहाँ u है वेरिएबल, यहाँ भी u वेरिएबल है, v वेरिएबल है, यहाँ भी v वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहला सकता है। बात समझ में आ रही है? ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं था था लेकिन पेयर नहीं था। ठीक है, तो पेयर भी ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी भी 2
इक्वेशन को लेके उसको एक साथ रख देने से सिर्फ पेयर नहीं हो जाता है, ठीक है ना। पेयर की भी कंडीशन है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए दोनों में, जैसे कि मैंने फुटवेयर के थ्रू बताया सॉरी, फुटवेयर के थ्रू बताया जैसे मैंने कि एक लेफ्ट पैर में दूसरा कलर रहे और राइट पैर में दूसरा कलर रहे तो नहीं चलने वाला है, ठीक है। या मॉडल दूसरा रहे या कंपनी दूसरी रहे, कुछ भी नहीं, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक। ठीक उसी तरह लीनियर इक्वेशन की बात करें हम तो पेयरिंग के लिए वेरिएबल का सेम होना जरूरी है। विदाउट इसका सेम होना वेरिएबल का आप पेयर नहीं कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। तो आई थिंक ये जो हमारा चैप्टर का नाम था अभी, जो हमारा चैप्टर का नाम था यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, आई होप अब आपको चैप्टर का नाम समझ में आ गया है कि हमको पढ़ना किसके बारे में, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पेयर, हमें यहाँ पेयर देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी जोड़ा देखने को मिलेगा। किसका किसका जोड़ा रहेगा? वो लीनियर इक्वेशन का जोड़ा रहेगा जिसमें दो वेरिएबल्स आपको दिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये है आपके चैप्टर का मतलब, ओके। तो नेक्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, तो हो गया किसका? चैप्टर के नेम का, कि हम लोगों ने समझ लिया कि इस चैप्टर में आखिर ओवरऑल है क्या, ठीक है। अब चलो उसके अंदर चलते हैं। दूसरा हमारा क्या था? टॉपिक नेम था ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशंस की वो पेयरिंग में होंगी, यानी दो होगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ एस इसीलिए लिखा हुआ है कि यहाँ दो इक्वेशन की बात करी जा रही है, ठीक है। दो इक्वेशन की बात की है इसलिए यहाँ इक्वेशंस लिखा हुआ है, ओके। प्लूरल फॉर्म यूज किया गया है, ओके। तो पेयर की बात हो गई, मतलब दो लीनियर इक्वेशन होंगे, उनका दो तरीके से हम हल करेंगे इस चैप्टर में। पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिकल मेथड। पहले ग्राफिकल से सॉल्व करेंगे, उसके बाद अलजेब्रिकल से। वैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है या अलजेब्रिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ग्राफिकल दिया हुआ है तो हम ग्राफिकल को ही देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि किसी भी लीनियर इक्वेशन, जैसे कि मान लो ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन हो गया जनरल फॉर्म, ये हमारा जनरल फॉर्म। सॉरी, दूसरा लीनियर इक्वेशन हो गया ना। अब अगर इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन आएंगे, ठीक है। ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट होगा। तो लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन होती तो हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते थे, ऐसे हो जाता, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो है, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? या तो हो सकता है एक लाइन ऐसे जाए और दूसरी लाइन ऐसे। तो हो सकता है पहला केस ये बन सकता है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, यानी कट करें। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी है हमारा इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है, दोनों लाइन आपस में। दूसरी पॉसिबिलिटीज, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक लाइन हमारा ऐसे है
दूसरा हमारा ऐसे हो जाए, ठीक है, हो सकता है। तो दूसरी पॉसिबिलिटीज हमारी क्या होगी कि पैरेलल। दोनों लाइन अगर हम ड्रॉ करें, अभी आपको नहीं समझ आएगा, ये बस कंडीशन मैं बता रही हूँ। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो डोंट वरी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि कब पैरेलल आएगा, कब इंटरसेक्ट करेगा। अब बताती हूँ क्या कोइंसिडेंट कब करेगा, ठीक है। वो पैरेलल कब होगी, इस तरह की, जब दोनों लाइन जिसके बीच का डिफरेंस यहाँ भी वही हो, सेम हो, यहाँ भी सेम हो, और यहाँ भी तीनों डिफरेंस, चाहे यहाँ यहाँ यहाँ, तीनों क्या, दसों डिफरेंस, कोई भी बीच की डिफरेंस हमेशा इक्वली कॉन्स्टेंटली रहे, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, कह सकते हैं ना। तो दूसरा कंडीशन बन गया। अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट हो सकती है लाइंस। कोइंसिडेंट कैसे होगी, कोइंसिडेंट कैसे होती है कोई लाइन, जैसे कोई लाइन ऐसे गई, पहली लाइन गई, उसी के ऊपर बिल्कुल एक के ऊपर एक दूसरी लाइन भी यहां चली जा रही है, तो इस केस को भी हम कहते हैं कोइंसिडेंट, कहते हैं इस केस को कोइंसिडेंट। ठीक है, ठीक है। तीन पॉसिबिलिटीज हमें मिलेंगी देखने को, कब, जब हम दो लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो हमें तीन कंडीशन मिलेंगी देखने को। क्या इन तीन के अलावा भी कोई कंडीशन हो सकती है, नहीं होगी, ठीक है। ये तीन कंडीशन है। अब पता कैसे करेंगे कि ये तीन कंडीशन कब कब होती है या कैसे कैसे होती है, ये भी हम पता करने हैं, ठीक है। तो देखो, एक चार्ट दिया है आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में, तो इसको मैं समझाने वाली हूँ, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल मान लो कोई दो, यहाँ पे पहला और दूसरा दो लीनियर इक्वेशंस है हमारा, ठीक है। इसके वेरिएबल्स क्या क्या है, एक्स एंड वाई, ऊपर भी एक्स वाई में है, नीचे भी एक्स और वाई में है। नीचे कांस्टेंट है आपका क्या 20, जबकि ऊपर कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट होना ना होना ये कंपलसरी नहीं है, आपका दोनों वेरिएबल सेम होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो एक्स और वाई में वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो यानी इसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कह सकते हैं, ठीक। अब इसका a1 और a2 क्या क्या होगा, चलो यहां से a1 a2 निकालते हैं। पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा हो गया हमारा 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब कंपेयर करो इससे, किससे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करो। ऊपर वाला a1 मान लो, a1 a2 a3, सॉरी a1 b1 c1, और नीचे वाला a2 b2 c2। तो यहां से a1 क्या आएगा, ऊपर वाला मैं देख रही हूँ, a1 मीन्स ऊपर वाला, a1 क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है, ठीक। b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, उसके साइन के साथ लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप बिना साइन के लिख दो, सिर्फ 2 नहीं होगा, -2 होगा, ओके। c1 क्या है, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इट मीन्स 0। c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब नीचे वाले लीनियर इक्वेशन की बात करो, तो यहाँ a2 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 3 है, b2 क्या है, 4 है, c2 क्या है, -20। क्लियर, ये आ गया, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालने आ गया हमें,
उसके बाद हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा केस है अभी, कब इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, कब पैरेलल है और कब कोइंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो उसका कंडीशन कैसे हम लोग करते हैं। तो आप सबसे पहले अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू किसके, b1 अपॉन b2 के, अगर ऐसा केस आ रहा है तो इसका मतलब लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कट कर रही है कहीं, और उसका कितने आएंगे सॉल्यूशन, 1 आएगा, यूनिक रहेगा, उसके अलावा और कोई भी आंसर नहीं हो सकता उसका। ठीक है, चलो इसको चेक करते हैं। पुट करो वैल्यू, a1 की जगह 1, ऊपर से मैं वैल्यू ले रही हूँ, a1 की जगह हम रख रहे हैं 1, a2 की जगह हम रख रहे हैं 3, देखो इक्वल है कि नहीं है, b1 की जगह -2 और b2 की जगह 4। तो मान लो इसको कट करके हम -1/2 आ गया हमारा, बट क्या इक्वल है 1/3 इक्वल है क्या -1/2 के, नहीं है, मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है, ये वाला कंडीशन हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लाइन क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है। आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे इस इक्वेशन का, जो कि अभी हम करेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, तो हमें एक इंटरसेक्ट लाइन मिलेगी जो कि एक पॉइंट पे कट करेगी, और जिस पॉइंट पे कट करती है ना, वही उसका सॉल्यूशन होता है। जिस पॉइंट पे दो लाइंस आपस में कट करती है वही सॉल्यूशन हो जाएगा इस दिए गए लीनियर इक्वेशन का, और उसके अलावा और दूसरा कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला केस। अब दूसरे केस की बात करें। अब हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन यहाँ पे नोट कर लो, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये दिया है। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ये दिया है। यहाँ पे a1 निकालो, a1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, ऊपर वाले की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर वाले की कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 2, a1 हो गया ये, और ये b1 क्या आया यहाँ से 3, और c1 क्या आया -9, माइनस भी लेना है। ठीक है, सिर्फ 9 नहीं लेंगे ना तो गलत हो जाएगा। ये a1 b1 c1 हो गया। अब बात करें नीचे वाले की, यानी a2 b2 c2 वाली। a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x यानी 4, b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू -18, ये आ गया। ये हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। उसके बाद अब चेक करो, तीनों को इक्वल रखो। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, a1 अपॉन a2 2 अपॉन -4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू -4 लिया हुआ है, ये -4 नहीं, ये प्लस ही है। ठीक है, था, और b1 अपॉन b2 हो गया c1 c2 -9 अपॉन -18। चलो सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व करेंगे 1/1, 2 1 2 2 2 4,
3 1 3, 3 2 6, 9 1 9, 9 2 18। सबको सॉल्व करने पे हमारा क्या है, 1/2 1/2 1/2, जो कि तीनों क्या है, इक्वल है। तीनों इक्वल हैं, इस केस में हमारा लाइंस क्या होगा, कोइंसिडेंट करेगा। कोइंसिडेंट कैसे करता है, एक के ऊपर दूसरी लाइन एकदम एग्जैक्ट उसी के ऊपर जाएगी। ठीक है, पहली लाइन ये है, दूसरी आप देख ही नहीं सकते, मतलब दूसरी लाइन को आपको देख ही नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल घड़ी है 3:15 कैसे बजेगा घड़ी में, ठीक है, सारी सुइयां यही रहेंगी। क्या मैं सही हूं, 3:15 और 15 भिगो रहे हूं, तो कैसी सुई रहेगी, ऐसी। क्या आप अगर तीनों सुई देख सकते हो, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई इक्वल ना हो तो आप देख सकते हो पीछे वाली सुई, सारी सुई मतलब एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट करेंगे। ठीक है, मैं सब सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पीछे उसके है लाइन, ठीक है, वो बट आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि एकदम एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैप कर देगी तो दिखेगी नहीं आपको। ठीक है, तो इस तरह का केस कब बनता है, जब A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के, और वो भी इक्वल हो C1/C2 के। ठीक है, जब तीनों इक्वल आएंगे तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, मतलब अनंत सॉल्यूशन। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा ऐसे केस में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। पहला हम लोगों ने देखा कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के, तो वो इंटरसेक्ट करती है लाइन, यानी एक दूसरे को कट करेगी कहीं ना कहीं। जिस पॉइंट पे कट करती है वही हमारा सॉल्यूशन होता है ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। एंड नंबर 2 हम लोगों ने देखा जहां तीनों इक्वल है, तीनों मीन्स A1/A2 B1/B2 C1/C2, तीनों क्या हो, इक्वल हो, तो वहां पे लाइन को इंसिडेंट करेगी, मीन्स एक के ऊपर एक होगी। तो उस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, बहुत सॉल्यूशन। एक के ऊपर दूसरी सॉल्यूशन, यहाँ भी कट करेगी, ये भी उसका सॉल्यूशन है, यहाँ भी कट करेगी, ये भी सॉल्यूशन है, यहाँ भी कट करेगी, वो भी सॉल्यूशन, यहाँ 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 यहाँ। इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, पॉइंट्स को मिलाकर ही हमारा क्या बन जाता है, पूरा लाइंस। ठीक है, ये दो केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब चलो तीसरे पे चलते हैं। ओके फाइन, चलो कंडीशन 3, मान लो हमें ऐसा कुछ दिया है इक्वेशन, x + 2y - 4 = 0। अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये मैं बस एज एग्जांपल समझा रही हूँ। क्या, 2x + 4y - 12 = 0। ये दो लीनियर इक्वेशन हमें दिया हुआ है। यहां से हम कंपेयर करने के बाद A1 B1 C1 निकालो। A1 = क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, ऊपर वाले की बात हो रही है यहाँ पे, ऊपर वाले पे। कोफिशिएंट ऑफ x = 1, कोफिशिएंट ऑफ y = 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, -4। ठीक है, अब नीचे वाले की बात हो रही है, A2 = 2, B2 = 4, C2 = -12। ठीक है, अब सारा निकलने के बाद चलो चेक करते हैं। क्या A1/A2
क्या आ रहा है 1/2, ठीक है। b1/b2 क्या आएगा 2/4, c1/c2 क्या आएगा -4/-12, ये आ रहा है। चलो कट करो इसको, सिंप्लीफाई मतलब करो। यही आया। तो 1/2 इक्वल है 1/2 के, ये दोनों तो इक्वल है, बट ये तीसरा वाला जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा इक्वल नहीं है। ऐसे केस में लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल मींस एक ऐसी लाइन है तो दूसरी बिल्कुल उसके पैरेलल होगी, जैसे कि रेल की पटरी होती है, ठीक है, वैसी कि मतलब ये डिस्टेंस इक्वल होगा इस डिस्टेंस के, इक्वल होगा इस डिस्टेंस के। वो डिस्टेंस कभी भी कम या अधिक नहीं हो सकता। कम अधिक होगा मतलब कि वो कहीं ना कहीं कट करेगी। कम अधिक मान लो ऐसे बनाओगे तो लाइन कम हो रही है, यानी वो आगे जाके वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे। बात समझ में आ रही है। तो कम और अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्स्टेंटली इक्वल होनी चाहिए जो डिस्टेंस है बिटवीन टू लाइन्स। ओके, कुछ ऐसा ही ग्राफ उसका बनेगा और उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाइन कहीं कट ही नहीं कर रही है, तो सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, जब एक पॉइंट पे कट करती थी तो वही हमारा सॉल्यूशन होता था। ठीक है, जब एक के ऊपर एक ओवरलैप करती थी तो जहां जहां कट करती थी कट करेगी ही करेगी, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, तो उसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन रहते हैं। अब जब एक दूसरे को छू ही नहीं रही है दो लाइन, तो उसके कोई सॉल्यूशन हो सकते हैं, नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा हो गया, जिसको फिर अलग से भी लिखा है। फ्रॉम द टेबल अबव यू कैन ऑब्जर्व दैट इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस, ये दो हमारे क्या हैं, लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म है। तो पहला केस हमारा कौन सा हो गया, इंटरसेक्टिंग। कब इंटरसेक्ट करता है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। क्लियर। दूसरा कोइंसिडेंट, कब कोइंसिडेंट करेगा, देन तब करता है जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 और इक्वल c1/c2, तीनों इक्वल हो तो उस केस में लाइंस क्या होंगे, कोइंसिडेंट करेंगे। कंडीशन 3 पैरेलल, पैरेलल होंगे, देन तब क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, यहाँ a1 a2 b1 b2 सेम रहेगा, बट ये कांस्टेंट टर्म वाला हमारा इक्वल नहीं रहेगा, जो कि मैंने यहाँ बताया। तो ऐसे केस में उसके नो सॉल्यूशन होंगे और वो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक, बात समझ में आ रही है सारी। तो मैंने इस एग्जांपल के थ्रू हर एक चीज बता दिया। कंपेयर किससे करना है, ये a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है हमारा। समरी ऑफ द क्लास, आज की क्लास क्या हमने सीखा है, इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट। किसका इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट का नहीं, चैप्टर का। चैप्टर का नाम क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा है। वन थिंग्स, एक एक चीजों को अच्छे तरीके से समझा है। और दूसरा टॉपिक था हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ग्राफिकली हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कब इंटरसेक्ट करेगी, अगर इंटरसेक्ट करती है तो क्या कंडीशन है, पैरेलल होती है तो क्या कंडीशन है, अगर कोइंसिडेंट करेगी तो क्या कंडीशन है। ठीक है, ये तीन कंडीशन हम लोगों ने आज पढ़े हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने से आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर समझा है, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ आप देख सकते हो, एग्जैक्ट वो स्ट्रेट लाइन आएगी, तो दो स्ट्रेट लाइन कब क्या करेगी ये तो क्वेश्चन ही बताएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।